Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. So, in the last lecture, we were discussing about the reactions of aldehydes and ketones. We already discussed the reaction of water with the aldehyde or ketone. Then we discussed the reaction of alcohols with the aldehydes and ketones. And today we will start from the third reaction, that is the addition of thiols to the aldehydes and ketones. Okay. Here we go. बिल्कुल ये पिछले जो रिएक्शंस जैसा ही है, जिस तरह हमने एडिशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह थायोल भी ऐड होता है. थायोल और अल्कोहल बहुत सिमिलर होते हैं. बेसिकली थायोल जो वर्ड है ना, वो उसका जो फुल वर्ड है वो है थायो अल्कोहल. यानी जब अल्कोहल में ROH में ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दें, यानी सल्फर एनालॉग ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड थायो अल्कोहल. और फिर थायो अल्कोहल को कॉन्ट्रैक्ट करके वर्ड बना दिया थायोल. ठीक है ना. तो जो रिएक्शन अल्कोहल वाला था वैसी सिमिलर रिएक्शन थायोल वाला है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. अब वो अलग बात है कि सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें. लेकिन दूसरी बात करें तो ऑक्सीजन, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है, वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और बॉन्ड बनाता है ना, CO. तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं पीरियोडिक टेबल के हवाले से. तो इसलिए इनके जो ऑर्बिटल्स हैं दोनों p ऑर्बिटल्स हैं, कार्बन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी. तो मैंने आपको बताया था जब बॉन्ड बनता है तो बेसिकली बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल्स की मैचिंग से बनता है ना, ओवरलैपिंग से, सॉरी. तो ओवरलैपिंग उसी वक्त एफिशिएंट होती है जब सेम साइज हो. तो ऑक्सीजन कार्बन इसलिए अच्छा बॉन्ड बनाता है. लेकिन सल्फर चूंकि लोअर पीरियड का मेंबर है 3p, तो सल्फर और कार्बन की बहुत अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है. तो इसलिए CS का बॉन्ड इतना मतलब स्ट्रांग नहीं होता जितना CO का बॉन्ड होता है. बहरहाल ये एक डिफरेंस है थायो एसिटल में और सादा सा एसिटल के अंदर. ये थायो एसिटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिव होने की वजह मैंने बता दी, क्योंकि बॉन्ड उनका कमजोर होता है, वीक होता है, क्योंकि ऑर्बिटल्स कार्बन और सल्फर के इतने अच्छे ओवरलैप नहीं होते. बाकी चीजें पुरानी हैं. 2 इक्विवेलेंट्स यूज किया गया इथाइल थायोल का. यहाँ पे आप इथाइल के बदले कुछ और भी सोच सकते हैं. मिथाइल सोच लेंगे तो यहाँ मिथाइल आ जाएगा. और HA मतलब एसिड, जनरल एसिड है कोई. तो ये आपके 2 इक्विवेलेंट SET लग गए. ठीक है. थायो एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड है तो इसलिए एसिटल आ रहा है. अगर कीटोन होता तो ये कीटल आता, और 1 इक्विवेलेंट होता तो हेमी थायोएसिटल होता, और अगर दोनों इक्विवेलेंट लगे तो थायोएसिटल. बिल्कुल वही बात है जो हमने एसिटल के लिए पढ़ी थी या कीटल के लिए पढ़ी थी. ठीक है. बस लफ्ज थायो आ गया एज अ प्रीफिक्स. अगर ये जो डायथायोल है वो एक ही कार्बन है, मतलब एक ही कार्बन की चेन में 2 थायोल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगी. ये बात उसके लिए भी वैलिड थी जब हम डायोल का केस देख रहे थे, तो हमें साइक्लिक एसिटल मिला था. अब यहाँ पे साइक्लिक थायोएसिटल मिलेगा. ठीक है. बस यहाँ पे एक बात डिफरेंट है एसिटल से, वो ये कि सल्फर, जैसे मैंने बताया ये रिएक्टिव है, सल्फर को हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. किस तरह? हाइड्रोजन और रेने निकिल. अच्छा, हाइड्रोजन तो गैस है. रेने निकिल क्या होता है? बेसिकली ये निकिल होता है और उसके साथ और कोई सपोर्टिंग स्टफ होता है, और ये बेसिकली आपको रिड्यूस कर देगा इस पूरे कार्बन सल्फर बॉन्ड को, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीसल्फराइजेशन. अच्छा, अगर आप रिकॉल करें, या हाँ बल्कि ये रिकॉल यहाँ पे आ जाएगा. देखें, अगर आप रिकॉल करें तो हमने डीऑक्सीजनेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के 2 तरीके पढ़े थे. याद है आपको कुछ इस जो स्क्रीन पे लिखा है? जरा पढ़ के बताएं. यस सर, याद है. याद है. गुड, वेरी गुड. वुल्फ किश्नर रिडक्शन था, और ये हमने वहां पढ़ा था जब हम बेंजीन की एसाइलेशन, फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ रहे थे एसिड क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ. फिर मैंने बाद में सेकंड स्टेप बताया था कि आप हाइड्रोजन हाइड्रेट को यूज करें और बाद में बेसिक मीडियम में वर्कअप करें.
तो वो आपका डीऑक्सीजनेट हो जाता है कीटोन या एल्डिहाइड। और ये हमने काम इसलिए उस वक्त सीखा था जब हमें रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं चाहिए थी, यानी हमें लॉन्ग चेन कार्बन अटैच करना था बेंजीन रिंग के साथ। एनीवेज, रिएक्शन का नाम था वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये दूसरा पढ़ा था क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी एमेल्गम और HCl के साथ। तो ये दो रिएक्शन पुराने हैं और मुझे याद है व्हेन आई वाज टीचिंग यू आई टोल्ड यू दैट we would be studying the third reaction as well in the same category, and now it is the right time. The reaction is called Mozingo reduction. ठीक है, Mozingo reduction। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखिए तीनों इक्वेशंस को देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड कीटोन है और प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग डीऑक्सीजनेटेड वर्जन है, बस कंडीशंस डिफरेंट है। हाइड्रोजीन है बेसिक मीडियम में, जिंक मरकरी है एसिडिक मीडियम में, यहाँ डायथायोल है न्यूट्रल। ठीक है, कंडीशन के अंदर। तो आप याद करें, आप में से किसी ने पूछा था कि सर वुल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन को हम कब कब इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने बताया था कि वुल्फ-किश्नर बेस कैटेलाइज्ड होता है और क्लेमेंसन एसिड कैटेलाइज्ड है, मतलब बेसिक मीडियम में होता है वुल्फ-किश्नर और क्लेमेंसन एसिडिक में। तो अगर आपकी मोइटी एसिड सेंसिटिव होगी तो आप वुल्फ-किश्नर रिडक्शन यूज करेंगे, और अगर आपकी मोइटी बेस सेंसिटिव होगी तो फिर आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे। ऐसी मैंने कहा था। यस सर। ओके, तो ये तीन रिएक्शंस थे जो अब कंप्लीट हमारा कोटा हो गया डीऑक्सीजनेशन का। ठीक है, अच्छा भाई, अब हमने एल्डिहाइड कीटोन पे वाटर भी ऐड कर लिया, क्या बना था जैमडायोल। अल्कोहल ऐड किया, दो इक्विवेलेंट, तो एसिटल या कीटल बना। थायोल ऐड किया तो थायोएसिटल थायोकीटल बना। अब तीसरी स्पीशी HCN ऐड करते हैं। अगर आप HCN ऐड करते हैं तो आप जानते हैं कि साइनाइड जो आइन है वो न्यूक्लियोफाइल है, दैट विल अटैक द कार्बोनाइल कार्बन। We will have this tetrahedral intermediate, and upon workup, यानी quenching of this tetrahedral intermediate, we will get this species which is called cyanohydrin। तो क्या ख्याल है, कोई मुश्किल रिएक्शन तो नहीं लग रही है आपको देखने में? नो सर। बिल्कुल वही है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बोनाइल कार्बन पे और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है और फिर वो क्विंच हो जाता है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बदले जा रहा है। सबसे पहले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पानी था यानी वाटर, दूसरे रिएक्शन में अल्कोहल था ROH, तीसरे रिएक्शन में थायोल था RSH, चौथे रिएक्शन में CN आ गया, इनफैक्ट साइनाइड आयन आ गया। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल चेंज होता रहेगा, स्ट्रेटजी हुई होगी, और यही हमें सिखाना है। बेसिकली हमें आपको मेमोराइज नहीं करवाना रिएक्शंस को कि आप इस तरह ये याद करें कि भाई चौथा रिएक्शन हमने आज याद कर लिया, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको 4 रिएक्शन कराता हूं और 10 आपसे पूछ लेता हूं तो आपको वो 10 भी आने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट स्ट्रेटजी वही होगी। यानी मैं न्यूक्लियोफाइल बदल दूंगा तो आपने अगर वो लाइफ में फर्स्ट टाइम भी देखा हो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट होगा तो आप कर लेंगे। तो आप बोलेंगे यार करना क्या है, बस न्यूक्लियोफाइल को अटैक दिखाना है, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनाइल कार्बन पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाना है और बाकी उसको क्विंच कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये HCN यूज किया है। HCN गैस होती है अगर, और आपको पता है यहाँ पे असल काम तो साइनाइड ने किया है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर जी मोहम्मद उस्मान सर यहाँ कोलैप्सिंग क्यों नहीं हो रही? कोलैप्सिंग बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मसला ये है अगर कोलैप्सिंग हो गई तो वापस स्टार्टिंग मटेरियल रीजनरेट हो जाएगा। वजह ये है कि जो ऑक्सी एनाइन है जब ये कोलैप्स करेगा तो 3 ऑप्शंस हैं, या तो R एज अ लिविंग ग्रुप सर्व करे यानी निकले, या R' या CN, और हम जानते हैं कि CN इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो CN आया और CN वापस चला गया तो वापस स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा हमें, तो रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा। और एक्चुअल में ऐसा हो रहा होगा रियल में, मतलब आप जब प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो कोलैप्सिंग हो रही होगी, लेकिन जब स्टार्टिंग मटेरियल आ रहा होगा तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, फिर वापस साइनाइड अटैक करता है और जब क्विंचिंग हो जाएगी तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम हो जाएगा। ये इसका जवाब है आपकी बात का। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैकेनिज्म देखते हैं। साइनाइड ने कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक किया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना और वो प्रोटोनेट हो गया HCN से और हमें साइनोहाइड्रिन मिल गया। ठीक है भाई,
सादा सा सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे बस यही बात मैं बताना चाह रहा था कि HCN से रिएक्शन इतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि HCN कोई अच्छा एसिड नहीं है। मतलब हमें साइनाइड से अटैक दिखाना है, और HCN है वीक एसिड। अगर HCN वीक एसिड है तो आसानी से प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा या साइनाइड रिलीज नहीं करेगा, अदर वे राउंड। तो ऑल्टरनेट क्या है, आप सॉल्ट ले लें साइनाइड का, क्योंकि हमें तो साइनाइड से अटैक दिखाना है ना। तो आप NaCN ले लें या KCN ले लें, बजाय HCN लेने के आप NaCN ले लें। ये आयनिक कंपाउंड होता है, जिस तरह NaCl होता है नमक, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम साइनाइड है। काम वही करेगा, साइनाइड इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजनाइन बनेगा, और फॉर द टाइम बीइंग ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये भी एक आयनिक हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनाइन है और सोडियम के साथ ये इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिकली, और ये फॉर द टाइम बीइंग सॉल्ट मिलेगा, इंटरमीडिएट है ये, और ये अपॉन वर्कअप क्विंच हो जाएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है भाई। मोहम्मद उस्मान प्लीज आस्क। सर ये स्लो एडिशन इसलिए मेरे ख्याल से ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट हमें हासिल हो, इस वजह से। नहीं, इस वजह से नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, कहीं इस CN को यानी नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज ना कर दे, क्योंकि अगर C ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोलाइज हो गया ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। हैव यू गॉट मी? सही। तो ये इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इसको स्लो ऐड कर रहे हैं जी। इस मिक्सचर को C2 क्यों कहते हैं? SITU SITU नहीं कहते, इसको बुक में लिखा हुआ था C2 मिक्सचर। नहीं मैं बताऊं, मैं समझ गया, नहीं C2 नहीं कहते। आपने पढ़ा होगा एक लफ्ज होता है इन situ, IN और SITU। ये बेसिकली इन situ लैटिन वर्ड है। इन situ के मायने होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, यानी रिएक्शन के दौरान। एक्चुअल में होता ये है, मैं आपको बताता हूं, और बल्कि आप बाकी लोग भी मौजूद है ना, या सिर्फ मैं और उस्मानी हैं इस पूरे इसमें लेक्चर में? आर अदर अवेलेबल? Yes, sir. ओके अच्छा, ये इन situ का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब कुछ इंटरमीडिएट्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, तो उनकी जो सिंथेसिस है वो इन situ होती है, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन होती है। इन situ मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये इस सेंस में इन situ लफ्ज यूज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? सिंथेटिक एप्लीकेशन। आप देखें, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, व्हाटएवर, ये तो R प्राइम बताएगा, अगर R प्राइम हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है। HCN ऐड हुआ और ये मिल गया। देखिए एक बात याद रखिएगा कि एक कार्बन पे अगर 2 OH होते हैं तो इसको जैम डायोल कहा जाता है, जो पानी वाटर जब ऐड हुआ था, जब हमने पढ़ा था। एक कार्बन पे अगर एल्कोक्सी यानी OR और OH हाइड्रोक्सी हो तो हम हेमी एसिटल या हेमी कीटल कहते हैं। और अगर एक कार्बन पे 2 OR हो एल्कोक्सीज तो हम कीटल या एसिटल कहते हैं। ये सारी पुरानी बात है। अब नई बात क्या है? एक कार्बन पे अगर हाइड्रोक्सी और नाइट्राइल हो, C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, तो उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो साइनोहाइड्रिन मतलब कार्बन बियरिंग द नाइट्राइल एंड द हाइड्रोक्सी फंक्शनैलिटीज। ठीक है, तो ये साइनोहाइड्रिन बनेगा पहले स्टेप में, जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखें, साइनोहाइड्रिन अगर आप HCl यूज करते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो एलिमिनेशन बहुत प्रोबेबल है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन है जिस पे नाइट्राइल लगा हुआ है या हाइड्रोक्सी लगा हुआ यूं कह लें, और ये बीटा कार्बन है। तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, यानी बीटा से हाइड्रोजन, यानी सबसे पहले OH प्रोटोनेट होगा एसिडिक मीडियम में, और बीटा से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा और वाटर यहां से निकलेगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा CC। तो अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड दे देगा, और ये आपका HCl जो है इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। और जो उस्मान आपने पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड स्लो क्यों डाला, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि हाइड्रोलाइज ना कर दे नाइट्राइल। उससे बेहतर जवाब ये है कि वो इसको एलिमिनेट ना कर दे वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि अगर ये R के साथ कोई मतलब R कोई CH हो तो ये H और ये प्रोटोनेट होकर यहाँ से वाटर ना निकले, इसलिए ये इसका है। लेकिन साथ में CN भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड दोहरा काम करेगा, डबल वाटर मॉलिक्यूल भी निकालेगा, यानी एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन कह लें, और नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज भी कर देगा। ठीक है, डबल काम कर रहा है, जबकि HCl सिंगल काम कर रहा है। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये नाइट्राइल को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, CH2NH2 के अंदर जहन में रहे कि ये बीच में मैं दिखाता हूं, कर्सर यहां मूव कर रहा हूं मैं, ये CH2 है। ठीक है, ये ना हो कि आप इसके साथ डायरेक्ट NH2 लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप एक कार्बन गायब कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N C सिंगल बॉन्ड NH2 में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये साइनोहाइड्रिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि फिर वो उससे आगे बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं ऐड करूंगा, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड की या कीटोन की, उधर मैंने एक मिनट रुके मोहम्मद इस्माइल, उधर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप डाइबैल यूज करते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबैल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर रहा था, कुछ याद है सर? एल्डिहाइड में। जी, वेरी गुड, एल्डिहाइड में, कार्बोनाइल कह लें, लेकिन एल्डिहाइड जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा जवाब है। कार्बोनाइल तो कुछ भी हो सकता है, तो कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, कार्बोनाइल तो एल्डिहाइड बोले तो ठीक है, वेरी गुड। और मैंने कहा था कि डाइबैल जो है वो नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन आगे चल के हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे जो अब पढ़ रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये नाइट्राइल को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करता है। तो देख रहे हैं किस तरह रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग लेवल पे ले जाता है। यानी अगर आपने लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेशन मुझसे पढ़े हुए हैं, तो मैं बता सकता हूं कि नाइट्राइल यानी 3 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम से आप 2 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम पे आए थे जब आप डाइबैल यूज कर रहे थे, लेकिन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो 1 बॉन्ड टू हेटेरो एटम पे आ जाएंगे। इससे ये जाहिर हो रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाइबैल से, और होता भी है। ठीक है, मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम लाहौर प्लीज। मैंने पूछना ये था कि ये जो आखिरी रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर इसमें ये नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? नाइट्रोजन यहां से आया, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है नाइट्राइल में, तो ये ट्रिपल बॉन्ड सैचुरेट होके डबल सैचुरेट होके सिंगल में चला गया। आप कलर कोडिंग से भी देख सकते हैं ना, CN रेड में लिखा हुआ है, ये C और ये N, नाइट्रोजन यहां से आया। ठीक है भाई, ठीक है सर। हाँ, और दूसरा चले, एक मिनट रुके, दूसरा मैं आपके क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि यहाँ तो चला आसान सी बात थी, लेकिन जब हमने डाइबैल यूज किया था तो नाइट्रोजन कहाँ चला गया था? जब नाइट्रोजन गायब हो गया था ना, एल्डिहाइड आ गया था, तो वो नाइट्रोजन अमोनिया गैस बन के निकल गया था उस वक्त जब डाइबैल यूज किया था। जी, एनी मोर क्वेश्चन? ओके, अच्छा अब पांचवा तरीका, पांचवा रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का, वो है रिडक्शन। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। जी स्टूडेंट प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, डाइबैल से जब कर रहा है तो नाइट्रोजन निकल रहा है, और जब इससे कर रहा है तो NH2 फॉर्म हो रहा है। जी सर ये इसलिए हो रहा है कि इनके अलग अलग मोड ऑफ एक्शन होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो लोअर लेवल पे ले जाता है ऑक्सीडेशन पे, यानी 3 बॉन्ड से 1 बॉन्ड पे जा रहा है, 3 बॉन्ड टू हेटेरो एटम से 1 बॉन्ड टू हेटेरो एटम पे जा रहा है, जबकि डाइबैल 3 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम से 2 बॉन्ड टू हेटेरो एटम पे जा रहा है। एक बात। दूसरा, अगर आप बोलते हैं सोचते हैं कि इतना स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, तो ये बात इसके मैकेनिज्म में छुपी हुई है, जो मैंने आपको कराया नहीं है। इफ यू रिकॉल ना, तो मैंने नहीं कराया था, थोड़ा सा बता देता हूं कि नाइट्राइल का लोन पेयर जो है, डाइबैल के साथ रिएक्शन बता रहा हूं, वो एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर एंकर करता है, और उसके बाद डिलीवरी होती है डाइबैल के हाइड्राइड की इस नाइट्राइलिक कार्बन के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद वहीं पे जो है ना, वो C डबल बॉन्ड NH पहले बनता है फॉर द टाइम बीइंग,
यानी इमीन जिसे कहते हैं, IMINE, इमीन, आगे आएगा इमीन क्या होता है, और फिर वो इमीन हाइड्रोलाइज हो जाता है कार्बोनाइल के अंदर। तो इसका ये पूरा मैकेनिज्म है, वहां से हमें बात पता चलती है। और इस वक्त मैं इस मैकेनिज्म को दिखा के डिस्कस नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज इट विल किल माय ऑल टाइम। तो बहरहाल व्हेन यू विजिट in the third camp, if you are selected inshallah, then we will discuss in pretty much detail about the mechanism. अच्छा, फिलहाल ये फैक्ट याद रखिए कि डाइबेल नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और एस्टर को भी करता है, एस्टर को भी, यानी ईस्टर जो होता है उसको भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करता है नाइट्राइल को। ठीक है। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक बहुत ही कॉमन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और वो रिड्यूस कर देगा। एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में करेगा, कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में करेगा। अच्छा, फिर बता दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, LiAlH4 जो अभी पीछे यूज किया था, ये वाला, और NaBH4 भी होता है। NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, हल्का, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब इसका फर्क कैसे पता चलेगा? अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप NaBH4 से भी कर सकते हैं, जो आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे, और आप LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगी जो दिखाई गई है। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर को हाइड्रोलाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे एल्कोहल के अंदर, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल के अंदर, तो तब आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना पड़ेगा, उसी से होगा। उस वक्त सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ रिएक्टिव स्पीशीज के साथ काम करता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इज स्पेसिफिक टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, बट इट डज नॉट reduce the carboxylic acid or the ester. However, lithium aluminum hydride reduces whatever it is reacted with, जिसके साथ भी रिएक्ट करता है उसको रिड्यूस कर देता है कार्बोनाइल के अंदर। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत आसान है। मैं आसान इसलिए कह रहा हूं कि आपने जब हाइड्रेट वाला रिएक्शन देखा था, यानी हाइड्रेट फॉर्मेशन वाला वाटर मॉलिक्यूल का अटैक, तब यही कहा था ना कि वाटर ने अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन पे, यहाँ पे हाइड्राइड अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। तो यानी न्यूक्लियोफाइल बदल गया, कभी न्यूक्लियोफाइल H2O होता है, कभी ROH होता है, कभी RSH होता है, और अब कभी H हो गया हाइड्राइड। तो वही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में बना और ये कर गया क्विंच, वाटर से प्रोटोनेट हो गया, अल्कोहल बन गया। देखिए, अगर ये R' कोई कार्बन चेन है और R भी कोई कार्बन चेन है, मतलब कीटोन है ये, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। और अगर ये H है यानी एल्डिहाइड, तो आप समझ जाएं प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। तो हमें या तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी या सेकेंडरी मिलेगी, बस टर्शियरी अल्कोहल नहीं मिलेगी इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। मतलब हम फिर उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन इस कैटेगरी में वो नहीं आएगा। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूं बात लिखी हुई है, एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल। आखिरी रिएक्शन पहले पार्ट का, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और ऑर्गेनोलिथियम। कोई मुझे बता सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX। RMGX, व्हाट इज Mg? मैग्नीशियम मेटल। तो हम जिस तरह यहाँ ऑर्गेनोलिथियम लिखा हुआ है, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनो मैग्नीशियम कह सकते हैं? यस सर। बिल्कुल ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड के नहीं, हैलाइड की जरूरत नहीं, आप ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी कहें, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, कह सकते हैं। तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम ही को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज्यादा मशहूर है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का लफ्ज बोलते हैं। एनीवेज, आपने सही बोला, थैंक यू। एल्डिहाइड अगर RMGX यानी ऑर्गेनो मैग्नीशियम या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर RLI ऑर्गेनोलिथियम से अगर इंटरेक्ट करता है तो हमें अल्कोहल मिलेगी। ठीक है, आप समझ जाए मैकेनिज्म क्या होगा, वैसे अभी आएगा भी। यहां पे R न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, कार्बन, तो R अटैक करेगा इस कार्बोनाइल पे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा और वो एसिडिक वर्कअप में क्विंच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। अगर आप कीटोन लेते हैं
तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगी, ठीक है। और वेयर ये जो लाल वाला आर है या आर डबल प्राइम है, इससे मतलब क्या है, जो कार्बन चेन है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो ये बड़ा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट देगा ये रिएक्शन। आप आर चेंज करते रहे RMGX वाला और मुख्तलिफ प्रोडक्ट लेते रहे। मिसाल के तौर पे अगर आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आर, तो आपका फिनाइल यहां आ जाएगा, आर के बदले बेंजीन रिंग आ जाएगा फिनाइल, ठीक है। एक मैं बात आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छा अच्छा, मैं ये एक बात ये पूछना चाहूंगा, अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल यूज करनी है तो हमारे पास क्या तरीका है, व्हाट शुड वी यूज? फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। क्या नाम है आपका? आयशा जुनैद फ्रॉम कराची। आयशा जुनैद फ्रॉम कराची, वेरी गुड। फिर हमें फॉर्मल्डिहाइड यूज करना होगा, ठीक है, गुड। अच्छा, मैकेनिज्म देखते हैं। वैसे तो अब मैकेनिज्म मैं समझता हूं आप इतने प्रैक्टिस में आ गए होंगे कि आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर ने अटैक किया इस पे और वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट वर्क अप सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड तो इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर कीटोन होता तो देखें रिपीट हो रहा है वही बात है, तो टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है भाई। अच्छा, अब समरी देख लेते हैं। ये कीटोन समझ लें इसको, ये एल्डिहाइड समझ लें, आर प्राइम पे डिपेंड करता है। अगर आप वाटर से अटैक करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, मुझे बताएं? जेम डायोल। जेम डायोल, वेरी गुड, शाबाश। अगर आप अल्कोहल से अटैक करते हैं एसिड मीडियम में, जब एसिड मीडियम कह दिया ना तो ये अंडरस्टूड है कि दो इक्विवेलेंट आएंगे जी। एसिटल भी हो सकता एसिटल या है। कीटल। एसिटल या कीटल, वेरी गुड, यानी दो OR आ जाएंगे इधर, ठीक है। अब इन्होंने हेमी पहले बनाया, हेमी एसिटल, और फिर एसिटल कर दिया। ये प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, मिलेगा हमें एसिटल या कीटल ही, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं हेमी एसिटल पे, क्योंकि ये जब बनेगा और एसिड मौजूद होगा सिस्टम में तो OH फौरन प्रोटोनेट हो जाएगा, एल्कोक्सी का ऑक्सीजन पुश करके, लोन पेयर पुश करके वाटर को एक्सपेल करेगा और एंट्री हो जाएगी दूसरे इक्विवेलेंट की अल्कोहल की, और हमें ओवरऑल एसिटल या कीटल मिलेगा। अब ये बिल्कुल अल्कोहल जैसा ही काम है, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगा रहा। अगर थायोल होगा तो हेमी थायो एसिटल या कीटल मिलते ही फौरन थायो एसिटल या थायो कीटल मिल जाएगा। अगर HCN यूज करें तो क्या मिलेगा? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रेट, वेरी गुड, ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरह समरी आराम से हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। व्हाट इफ यू यूज द बोरोहाइड्राइड? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल सब्जेक्ट टू द अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। इफ यू यूज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, M इज मेटिल, एनी मेटिल, क्या मिलेगा? सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। हाँ, सेकेंडरी या टर्शरी या प्राइमरी भी हो सकता है अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो वेरी गुड, R डबल प्राइम यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है भाई, ये 3 और 3 6 रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिए कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन के। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है कोई प्रॉब्लम? नहीं है। अब मेरी बात सुने तवज्जो से, देखिए इन 6 रिएक्शन में क्या बात कॉमन थी कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिला और फिर वो क्विंच हो गया, ठीक है ना। तो हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिला है हमें। इनिशियली sp2 था, यानी कार्बोनाइल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज थी, प्रोडक्ट में यही sp2 कार्बन हर जगह पे sp3 हाइब्रिडाइज हो गई। समझ में आ रही है बात? टेट्रा वो हो गई, वैलेंसी अपनी सिग्मा बॉन्ड से दिखा रही है, ऐसी है ना? यस सर। हाँ, अब हम दूसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे पार्ट बी में, जिसमें आप देखेंगे कि sp2 कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल में था, जो कि अभी भी है, बाद में भी sp2 ही रहेगा। यानी होगा क्या, बेसिकली बजाय एडिशन होने के, ये तो एडिशन हुई है ना, तमाम न्यूक्लियोफाइल ऐड हुए इस कार्बोनाइल में, बजाय एडिशन होने के कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन से मतलब है कि ये ऑक्सीजन रिप्लेस कर जाएगा उस स्पीशी के साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, और उसके साथ कुछ लगा हुआ होगा। तो लेट्स सी, वो हम देखते हैं, मैं फिर आपको बताता हूं।
Okay, students. Now we see the reactions of aldehydes and ketones part B. अब हम ये रिएक्शंस पढ़ते हैं, 8 रिएक्शंस अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में. The addition of primary amine 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन, फिर हाइड्रोजीन, फिर वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन जो हमने अभी पढ़ा था. और लेकिन अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है. और विटिक रिएक्शन और फिर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे एल्डिहाइड की. और बीवी यानी बायर विलीगर कहते हैं, शॉर्ट में बीवी कहते हैं. तो बायर विलीगर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. पहला द एडिशन ऑफ प्राइमरी अमीन. एल्डिहाइड या कीटोन जब 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करता है तो इमीन देता है. ये रिएक्शन है. गौर से देखिए, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, आर प्राइम पर डिपेंड करता है. ये प्राइमरी अमीन है यानी RNH2. ओवरऑल क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ और इस न्यूक्लियोफाइल से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए जिन्होंने मिलकर वाटर बना लिया H2O. और ये असल न्यूक्लियोफिलिक साइड जो है यानी नाइट्रोजन, वो यहां आके जुड़ गई है, ठीक है ना. इसको मैं कंडेंसेशन रिएक्शन कह रहा हूं. और जो हमने पहले पढ़े थे पार्ट ए में, वो सारे एडिशन रिएक्शन थे. एडिशन तो देखा आसान सी बात है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था और दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ गया था आके, यानी कार्बोनाइल वाली कार्बन पे भी कुछ जुड़ा था और ऑक्सीजन पे भी कुछ जुड़ा था. ये कंडेंसेशन है. कंडेंसेशन का मतलब होता है 2 स्पीशीज का आपस में इंटरेक्ट करना और कुछ रिलेटिवली बड़ा मॉलिक्यूल बनाना और साथ में एक स्मॉल मॉलिक्यूल का डिपार्चर, जो कि मोस्टली वाटर होता है, ज्यादातर पानी होता है. लेकिन ये अमोनिया भी हो सकती है, NH3 गैस, मेथनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर पानी होता है. तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन. इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. हो सकता है इस वक्त आप सोचे सर जिस तरह हमने वाटर या अल्कोहल को ऐड किया था, इसको भी ऐड करके यहीं रोक दें रिएक्शन को, है ना. आप सोच सकते हैं कि कार्बन के साथ NHR डबल प्राइम कर दें और OH कर दें. क्या ख्याल है, ये चीज आपके जहन में हो सकती है ना. यस सर. हाँ, तो अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. और स्टार्ट बिल्कुल वैसी होगा जैसे और अटैक्स होते थे. ये इमीन बेसिकली इस बॉन्ड को कहते हैं, C डबल बॉन्ड N को. याद रखिएगा, जिस तरह कार्बोनाइल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह इमीन का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है. तो इमीन को हम एक तरीके से और भी नाम दे सकते हैं. हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बोनाइल इज कॉल्ड इमीन, ठीक है. अच्छा खैर, अब मैकेनिज्म देखते हैं. देखिए याद रखें, ये मीडियम कौन सा है, एसिडिक, H पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो एनालॉग मतलब उसका डेरिवेटिव, उसका वर्जन कह लें, दूसरा वर्जन कह लें उसको, ठीक है. अच्छा, मैकेनिज्म देखते हैं. कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, अगर एसिडिक मीडियम है तो पहला स्टेप ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होगी, कार्बोनाइल ऑक्सीजन की. और आप जानते हैं कि अब ये कार्बोनाइल कार्बन पहले से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है. ये हम बात कई दफा कर चुके हैं माजी में, ठीक है. ये आपका अमीन है और जहन में रहे प्राइमरी अमीन है. इस वक्त हम मतलब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना. तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस कार्बोनाइल पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड टूटा और वो ये टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट हमें मिल गया जैसे पहले मिलता था. अब अगला स्टेप यकीनन प्रोटॉन शिफ्टिंग का होगा. ये N के साथ जो H लगा हुआ है, अगर ये यहां मूव कर जाए इस ऑक्सीजन के पास, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये. अच्छा, आप सोच सकते हैं सर ये हुआ क्यों, फायदा क्या हुआ. मतलब पहले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था, अब आपने ऑक्सीजन पे दिखा दिया, तो इससे हमें फायदा क्या हुआ. क्या ख्याल है, कोई जहन में है बात, ऐसा हो क्यों रहा है. बिकॉज OH जो है वो बैड लिविंग ग्रुप है, OH2 जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है. शाबाश, वेरी हो गुड, जाएगा. वेरी गुड. यानी ये हम OH को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, यानी हम एक ग्राउंड बना रहे हैं, एक वजह बना रहे हैं कि OH निकल सके. तो OH खुद तो निकल नहीं सकता था, तो OH को पहले प्रोटोनेट कर दिया. और ये चूंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर है यानी विद इन द मॉलिक्यूल काम हुआ है, तो इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्टिंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको इस तरह पढ़ा जाता है. अगर दूसरे मॉलिक्यूल से प्रोटॉन मूव होकर यहां आ रहा होता तो हम इंटर मॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्टिंग कहते हैं. एनीवेज, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है शायद, मोहम्मद उस्मान प्लीज.
सर इस मॉलिक्यूल को पता कैसे चल रहा है कि उसे H लेना है? मान लिया कि OH2 अच्छा ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, जी। मगर वो कैसे जा रहा होगा? अच्छा, मतलब सर वो H क्यों चला गया? ठीक है, चले मैं आपके नहीं जाना बिहाफ चाहिए था, उसको आपके निकल जाना बिहाफ चाहिए। आपके बिहाफ क्वेश्चन भी मैं ही कर लेता हूँ, फिर जवाब भी मैं दे लूंगा। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर मतलब जाहिर सी बात है इनका कोई अपना दिमाग तो है नहीं, तो ये इनको शऊर कैसे है, ये इनको इंट्यूशन कहाँ से मिल रही है कि OH जो है वो H ले ले ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फिर बाद में OH2 बन के निकल जाए, शायद यही कहना चाह रहे हैं आप। एग्जैक्ट। हाँ, वो अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। बेसिकली देखिए, ईच एंड एवरी स्टेप जो है ना वो इसलिए होता है कि हमें उससे कोई बेहतर चीज मिल जाए, लेकिन हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग हमें कोई एक रिएक्टिव स्पीशी मिल जाए, लेकिन अंजाम हमेशा अच्छा होता है। अब अंजाम से क्या मतलब है, अभी ठीक है, अभी इतनी खास बात नहीं समझ नहीं आ रही होगी कि भाई ये H यहाँ क्यों आ गया और OH2, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे जो प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है ना वो ज्यादा स्टेबल होगी स्टार्टिंग मटेरियल के मुकाबले में। तो ये ड्राइविंग फोर्स होती है जो आप कहना चाह रहे हैं ना, यानी ये रिएक्शन की एक ड्राइविंग फोर्स होती है, ये उसको एक पुश मिलता है या किक मिलती है ये काम करने के लिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, ठीक है, ये हमारे कहने पे इस तरह नहीं हो रहा है, ये तो हम एरो कर करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल कहानी बना के हम समझा रहे हैं कि इसने इस पे अटैक किया, फिर ये बना, फिर इसने इस पे किया, ये बना, इसका H यहाँ आ गया, फिर यूं हुआ। ये तो हम ऐसी एक इसको दिलचस्प बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रियल में क्या है कि आपने रिएक्टेंट लिया, इसको लिया एल्डिहाइड या कीटोन को, एसिड टपकाया एज अ कैटलिस्ट 1 से 2 ड्रॉप्स और प्राइमरी एमिन डाल के और जाहिर सी बात है कोई सॉल्वेंट लेके उसको रिफ्लक्स कर दिया, हीटिंग पे लगा दिया। अच्छा, बाद में 1-2 घंटे की रिफ्लक्सिंग के बाद आपको प्रोडक्ट मिल गई। तो अब इसका मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए ना हम ये हाइपोथेसाइज करते हैं सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद फिर इसको वेरीफाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हाइपोथेसिस है। अब इसको वेरीफाई करने के 2 तरीके, यानी ये इंटरमीडिएट्स के ये आया कि बना भी होगा या नहीं बना होगा, 2 तरीके। एक तो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो आप बीच में रिएक्शन को क्विंच कर करके इनकी स्टडी करते हैं, जो एक जाहिर सी बात है बहुत एक टेडियस थकाने वाला एक लंबा सा काम है, करते हैं करने वाले, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कर करके। दूसरा होता है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, यानी एनर्जी कैलकुलेशन। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेशन से हम देखते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट जो है वो रिलेटिवली स्टेबल एनर्जी पर है और हम उसको डन कर देते हैं कि भाई यही बना होगा। कब तक हम इसको क्लेम करेंगे यही बना होगा, जब तक कोई बंदा आके इसको डिसएग्री ना कर दे और प्रूव ना कर दे कि नहीं ये इंटरमीडिएट आप गलत बोल रहे हैं, तो भाई आपसे ही बता देंगे। बात यह है कि कोई भी थ्योरी ना उस वक्त तक वैलिड होती है जब तक उसको डिस्प्रूव ना किया जाए। ठीक है, तो यूजुअली एक साइंस में ना बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम कहते हैं ना कि फला चीज को हमने प्रूव कर दिया, बेसिकली हमने उसको प्रूव नहीं किया, हमने उसको डिस्प्रूव होने से रोक दिया है। मतलब हमने इसको ऐसा पोर्ट्रे किया कि कोई इसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा। अगर किसी ने इसको डिस्प्रूव कर दिया तो आपका प्रूफ ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो प्रूव्ड लफ्ज से बेहतर है अनडिस्प्रूव्ड। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आर यू विथ मी? Yes. हाँ, तो अब मेरी बात सुने, बजाय ये कहने के कि हैंस प्रूव्ड, जो हम लिखते हैं ना अक्सर हैंस प्रूव्ड कि भाई अब ये प्रूव हो गया, आप लिखा करें हैंस अनडिस्प्रूव्ड, यानी ये अभी तक डिस्प्रूव नहीं हुआ तो इसलिए ये प्रूव है। तो अनडिस्प्रूव्ड इज इक्विवेलेंट टू प्रूव्ड। खैर, ये मैं एक फिलॉसफी की तरफ चला गया था। अच्छा खैर, ये प्रोटोनेट होगा इंटरमोलिकुलरली, फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर पुश करके वाटर मॉलिक्यूल को एक्सपेल करेगा और इसको कहेंगे इमीनियम आइन, क्योंकि सी डबल बॉन्ड एन इमीन था और ये प्रोटोनेटेड वर्जन है, तो ये इमीनियम आइन कहलाएगा। वाटर जो कि सिस्टम में मौजूद है, वाटर कहां से आया, यकीनन ये जो H पॉजिटिव है ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में मौजूद था। दूसरा फिर ये अभी निकला है वाटर, ये भी निकला। तो बहरहाल वाटर एज अ बेस सर्व करेगा और इमीनियम आयन को डीप्रोटोनेट करके इमीन दे देगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कंडेंसेशन हुई है, एडिशन नहीं हुई। और कौन सी स्टेज थी जहां पे कंडेंसेशन हुई है? जब आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था और ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना था, यहीं पे प्रोटॉन शिफ्टिंग हो गई थी
H यहां आ गया था और ये एक्सपेल हो गया था OH। बाकियों में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि बाकी में एक जगह पे हुआ था, मुझे याद आ गया, उसमें एसिटल फॉर्मेशन में, वहां पे भी वाटर निकला था, यानी यही चीज बनी थी फॉर द टाइम बीइंग। मतलब ये बस फर्क ये है कि ये NH नहीं था, ये O था यहाँ पे। तो उस वक्त वाटर जो दूसरा अल्कोहल जो आया था उसने यहां अटैक किया था, अगर आपको याद हो, कार्बोनाइल कार्बन पे, और एक कार्बन ने 2 अल्कोक्सी अफोर्ड किए, जिसको हम एसिटल या ईटल कहते हैं। अच्छा खैर, अगर आपको प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन समझ में आ गया है तो सेकेंडरी अमीन के साथ भी आ जाएगा। प्राइमरी अमीन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करती है तो देती है इमीन, जो हमने पढ़ा। सेकेंडरी अमीन अगर रिएक्ट करेगी तो हमें इन अमीन देगी। इमीन और इन अमीन में फर्क है। इमीन होता है C डबल बॉन्ड N, जो बात कर ली। इन अमीन बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी ओलिफिन, ओलिफिन के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है, तो इसको इन अमीन कहते हैं। अच्छा, इन अमीन क्यों बन रहा है? ठीक है, तो ये इन अमीन कहलाता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। पहला स्टेप याद रखिए कि जब भी एसिडिक मीडियम में कोई कार्बोनाइल मौजूद है तो पहला स्टेप हमेशा प्रोटोनेशन होगी, ताकि कार्बोनाइल कार्बन मजीद इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए। फिर न्यूक्लियोफाइल इंटर होगा, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। अगला स्टेप हमने क्या पढ़ा था इमीन फॉर्मेशन में, मुझे बताइए। प्रोटॉन शिफ्टिंग। हाँ ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर या प्रोटॉन शिफ्टिंग ये बनेगा। फिर क्या था अगला स्टेप? डिहाइड्रेशन। वेरी गुड, नाइट्रोजन का लूप, हाँ यानी ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब तक तो सब कुछ पुराना चल रहा था। अब रिकॉल करें, प्राइमरी अमीन जब था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद था इधर, तो वाटर ने उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था और इमीन मिल गया था हमें। लेकिन चूंकि ये सेकेंडरी अमीन है तो इसके बाद अब हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि एक था वो चला गया, वो तो शिफ्टिंग में इधर मूव कर गया। प्राइमरी अमीन में 2 थे लेकिन सेकेंडरी अमीन में 1 है, तो इसलिए अब इमीन तो बन नहीं सकता, क्योंकि यहां H ही नहीं है जो निकलेगा। तो अब दूसरा H, एक मिनट रुकिए मोहम्मद उस्मान, दूसरा H यानी जो अल्फा पोजीशन पे मौजूद है, इमीन की रिस्पेक्ट से ये अल्फा कार्बन है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ऐसा होने से हमें इमीन तो नहीं मिलेगा, इन अमीन मिल जाएगा। तो सेकेंडरी अमीन प्लस एल्डिहाइड या कीटोन गिव्स यू इन अमीन, और प्राइमरी अमीन प्लस एल्डिहाइड और कीटोन गिव्स यू इमीन। जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन मोहम्मद उस्मान। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, जिस तरह ये इमीन्स और इनअमीन्स बनते हैं एसिडिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज हो जाएंगे तो वापस अपने स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यानी ये पहली इक्वेशन इमीन की है, और इमीन की हाइड्रोलिसिस की है, दूसरी इन अमीन की हाइड्रोलिसिस की। ये बिल्कुल वैसी बात है, अगर आपको याद हो, जब हम ग्लाइकोल से कार्बोनाइल को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है ना, तो हम उसी एसिडिक मीडियम में ही उसको डीप्रोटेक्ट भी करते थे। यानी प्रोटेक्शन और डीप्रोटेक्शन दोनों एसिडिक मीडियम में होती है। कार्बोनाइल ग्लाइकोल से प्रोटेक्ट होता था, फिर हम बाकी जगहों पे काम करते थे और उसको डीप्रोटेक्ट करते थे। वो अलग बात है कि डीप्रोटेक्शन यानी हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो आपको हीट वगैरह ज्यादा देना पड़ेगी और एक्सिस वाटर यूज करना पड़ेगा, यानी वही ली शेटलियर प्रिंसिपल जो भी फॉलो करना होगा कि आप रिएक्टेंट को बढ़ा दें या प्रोडक्ट को कम कर दें। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को लोअर कर दें, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। आपने पढ़ा होगा ना ली शेटलियर प्रिंसिपल, कि किस तरह कंसंट्रेशन का चेंज या प्रेशर का चेंज या टेम्परेचर का चेंज या कैटलिस्ट का चेंज, ये 4 चेंज होते हैं। इससे आप अपनी मर्जी का इक्विलिब्रियम ड्राइव कर सकते हैं टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। अच्छा, अब हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला ये होता है,
और प्रोडक्ट ये बनेगी। ये बिल्कुल प्राइमरी अमीन जैसा ही रिएक्शन है। अगर आप इसको इस OH को R समझ लें वक्ती तौर पे, कोई कार्बन चेन यानी OH को R समझ लें तो इमीन बन जाएगा। और ये बिल्कुल वैसी इसका मैकेनिज्म है, इसलिए हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस ही नहीं किया। तो सिर्फ स्क्रीन पे इक्वेशन आ रही है, मैकेनिज्म नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे इसका मैकेनिज्म पूछूं तो जो प्राइमरी अमीन वाला मैकेनिज्म है वही इस पे वैलिड होगा। बस फर्क ये है, प्राइमरी अमीन में हमने RNH2 लिखा था, उस R के बदले आप OH लगा दीजिएगा हर जगह पे, ठीक है। इसको ऑक्साइम कहते हैं, जब इमीन OH के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अपने नाइट्रोजन से, उसको ऑक्साइम कहते हैं। जी मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर याद है वो जो N पे पॉजिटिव चार्ज था, फिर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास गया था। जी जी, इस वाले ऑक्सीजन OH के पास भी तो जा सकता, इसके जो साथ ही है, और वो निकल सकता है। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं जो इमीनियम आइन बना था प्राइमरी अमीन में और फिर इमीन बना था। जी जी, हाँ, तो अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, उसको यहाँ कैसे लिंक कर रहे हैं आप? सर देखिए मैकेनिज्म में पॉजिटिव आएगा ना। हाँ हाँ, NH आएगा, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। यहाँ पे उसका जो हाइड्रोजन है हाँ हाँ, वो इस वाले OH के साथ जा सकता है, इसके पास जो इसके साथ। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड अप्रोच, मैं आपकी बात समझ गया। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं जब इसका मैकेनिज्म होगा जो हमने नहीं दिखाया, वो ये होगा कि यहाँ पे NH होगा, N पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर हमने वाटर से उसका एब्स्ट्रैक्ट कर लिया था इमीन की फॉर्मेशन में। आप कह रहे हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट ना करें, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन शिफ्ट करके इधर ले जाएं। ठीक है, चले ले गए, मान लिया आपकी बात। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इसको ऐसा वाटर निकालेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 2 की 2 हो जाएगी। तो ये सर्वाइव कैसे करेगा नाइट्रोजन की वैलेंसी? वहां पे जब वाटर निकाला था ना, तो वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को पुश करके निकाला गया था, ठीक है ना। वो ये रहा, वो ये रहा ना, ये रहा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ने पुश किया था तो वाटर मॉलिक्यूल निकला था। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म होती है एंशीमेरिक असिस्टेंस, ANCHIMERIC, एंशीमेरिक असिस्टेंस। तो एंशीमेरिक असिस्टेंस इसी को कहते हैं, यानी जब आप किसी हेटेरोएटम के लोन पेयर से आप पाई बॉन्ड बनाएं और कोई लिविंग ग्रुप को एक्सपेल करके बाहर निकाल दें, जैसे वाटर या अमोनिया वॉटएवर, तो उसको कहते हैं एंशीमेरिक असिस्टेंस। यानी इस वाटर मॉलिक्यूल को निकलने के लिए नाइट्रोजन के लोन पेयर ने सपोर्ट किया है, हेल्प करी है, असिस्टेंस करी है, उसको असिस्ट किया है। तो एंशीमेरिक असिस्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म यूज होती है, वो इसके लिए यूज होती है। सादा लफ्जों में इसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, NGP, यानी नेबर ने वाटर को निकालने के लिए नेबर ने साथ दिया, नेबरिंग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जी आयशा। सर ये जो रिएक्शन है इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करता है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर दे? ओह, दैट्स वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा आयशा ने कि सर हाइड्रोक्सी क्यों नहीं अटैक कर रहा बजाय अमीनो के, जबकि हाइड्रोक्सी करता है, मतलब अल्कोहल में तो करता ही है और वाटर में भी करता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर रहा? एक्चुअल में वाटर में या अल्कोहल में तो हाइड्रोक्सी ही इकलौता ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन है NH2 वर्सेस OH, या आम लफ्जों में कह लें नाइट्रोजन बमुकाबला ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसीलिए नाइट्रोजन अटैक करता, ऑक्सीजन नहीं करता। अच्छा, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों ज्यादा होती है? वजह यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक ही पीरियड के मेंबर होते हैं, सेकंड पीरियड के, लेकिन नाइट्रोजन पहले आता है और फिर ऑक्सीजन बाद में आता है, तो तरतीब है। ऑक्सीजन की का एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता है नाइट्रोजन से, क्योंकि अगर एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज की वजह से। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन के मुकाबले में। जिस एलिमेंट की एक ही पीरियड में, अगर मैं बात कर रहा हूं, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। इनवर्सली रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है विद इन द सेम पीरियड, एक ही पीरियड के अंदर।
एंड दैट मेक सेंस, ये बात सेंस बनाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रट लें। सेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर, यानी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है। तो जब वो खींच के रखेगा तो देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा इतना। तो ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो उसका लोन पेयर इतना अच्छा अवेलेबल नहीं होगा बाहर जाने के लिए, किसी और पे हमला करने के लिए। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो अमीनो बामुकाबला हाइड्रोक्सी अमीनो विल विन। अब अगर है ही अकलौता हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफिलिक के तौर पे, जैसे वाटर में होता है या अल्कोहल में होता है, तो फिर करेगा अटैक, और करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर अमीनो अकेला होगा, जैसे प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन में था, तब अमीनो करेगा। लेकिन अगर किसी एक मॉलिक्यूल में दोनों मौजूद हैं, अमीनो भी और हाइड्रोक्सी भी, तो अमीनो की जीत होगी। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अगला रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ है, और ये भी आप देख लें और आप समझ गए होंगे देखते ही। कंडेंसेशन हुई है, वाटर मॉलिक्यूल निकला है NH2 का H2 और कार्बोनाइल का O, और ये जुड़ गया। बिल्कुल जैसे अभी पीछे आपने ऑक्साइन का हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन पढ़ा जिसमें ऑक्साइन बना था, वो OH था। इस OH को आप एक और NH2 से रिप्लेस कर दें, यानी NH2 तो ये बन जाएगा। इसको हाइड्रोजोन पढ़ते हैं, और यहां पे तो जाहिर सी बात है, सवाल ही नहीं होगा कि सर कौन सा वाला अमीनो अटैक करेगा, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा। और ये जहन में रहे कि हम ये पार्ट बी पढ़ रहे हैं, पहले प्राइमरी अमीन पढ़ा, फिर सेकेंडरी अमीन पढ़ा, फिर हाइड्रोक्सिल अमीन पढ़ा, फिर हाइड्रोजीन पढ़ा। ये सब कंडेंसेशन के एग्जाम्पल में आ रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन में नहीं आ रहे। एडिशन अलग होता है, कंडेंसेशन अलग होता है, एलिमिनेशन अलग होता है, जहन में रखिएगा। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं और इसको समझें। देखिए एल्डिहाइड है ये, है ना, मिथाइल कार्बोनाइल H, अगर ये ऑक्सीजन होता तो ये एल्डिहाइड होता। एल्डिहाइड पे अगर प्राइमरी अमीन आके लग जाए, प्राइमरी अमीन, तो इमीन बनेगा। तो ये लिखा हुआ IMINE इमीन। लेकिन इमीन अगर एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्ड इमीन कहेंगे, और अगर इमीन कीटोन से बनेगा तो कीट इमीन कहेंगे। जिस तरह एसिटल और कीटल होता था, ये हेमी एसिटल या कीटल, हेमी कीटल, तो ये एल्ड इमीन और कीट इमीन हो गया। इसी तरह अगर हाइड्रोक्सिल अमीन अटैक करता है और ऑक्साइन बनाता है, जो मैंने कहा था, तो अगर एल्डिहाइड का ऑक्साइन होगा तो एल्डोक्साइन कहलाएगा, अगर कीटोन का ऑक्साइन होगा तो कीटोक्साइन कहलाएगा। इसी तरह जब हाइड्रोजन कार्बोनाइल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजोन बनता है, और अगर एल्डिहाइड से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो एल्ड हाइड्रोजोन कहलाएगा। कीटोन से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो कीट हाइड्रोजोन बनेगा। तो ये 6 टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, एल्डिमीन, एल्डोक्साइन, एल्ड हाइड्रोजोन, कीट इमीन, कीटोक्साइन, कीट हाइड्रोजोन। और पीछे भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ठीक है, और कीटल और एसिटल, और फिर थायो हेमी एसिटल, थायो हेमी कीटल, थायो कीटल, थायो एसिटल। वो हमने 8 टर्मिनोलॉजीज वहां पढ़ी थी, 6 यहां पढ़ी, 14 टर्मिनोलॉजीज हो गई। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन कई दफा पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, पहले हाइड्रोजोन बनता है। अब आपको पता है हाइड्रोजोन बनता है पहले, यानी पहले स्टेप में हाइड्रोजोन बनेगा, यानी ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा NH2 के साथ। फिर दूसरे स्टेप में वो हाइड्रोजोन वहां से रिमूव हो जाएगा एज अ नाइट्रोजन गैस, N2 गैस। यानी नाइट्रोजन कहां से आई, ये जो 2 नाइट्रोजन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, N2 गैस बन जाएगी, और आपको ऑक्साइन ये एल्केन मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एल्केन। मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म हम पहली दफा देख रहे हैं इसका। ठीक है, हमने अभी तक नहीं देखा था। तो पहले तो हाइड्रोजोन बनेगा, ये मैकेनिज्म हमने नहीं दिखाया, क्योंकि ये मैकेनिज्म आप पहले देख चुके हैं जब हम प्राइमरी अमीन वाला पढ़ रहे थे। उसी कनेक्शन में मैंने आपको फिर ऑक्साइन का बताया, ऑक्साइन फॉर्मेशन का और हाइड्रोजन फॉर्मेशन का, तो इसलिए ये मैकेनिज्म वहीं से कवर हो जाएगा। आगे का मैकेनिज्म देखते हैं। सेकंड स्टेप में देखें, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर, तो ये बेस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, यहां डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान, और H यहां से वाटर से लेके ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। दूसरे स्टेप में फिर वाटर हाइड्रोक्साइड आएगा और दूसरा H निकालेगा। देखो 2 H हैं NH2 में, तो पहले एक निकाला फिर दूसरा निकालेगा।
जब एक H निकाला था तो NN में एक बॉन्ड का इजाफा हुआ था बॉन्ड ऑर्डर में, यानी सिंगल बॉन्ड ऑर्डर से डबल बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड ऑर्डर पे आया था। फिर H निकलेगा तो 3 बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा, और यही वो स्टेज होगी जहां पे नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और ये कार्बोनाइल फौरन प्रोटोनेट हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। अच्छा, ये मैकेनिज्म देखने में बड़ा वियर्ड लग रहा होगा, और है वियर्ड है, अजीब सा, लेकिन ये रिएक्शन बड़ा अच्छा होता है। कोई मुझे रीजन बता सकता है कि ये वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन जो है बहुत नीटली हो जाती है एक खास वजह से? सर वो क्योंकि हमारा जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस है और वो एवेल्युएट हो जाएगी, तो हमारे पास प्योर प्रोडक्ट पीछे रह जाएगा। नाइट्रोजन इनर्ट की है इस वजह से। वेरी गुड, शाबाश आप दोनों का। क्योंकि गैस, जब जिस रिएक्शन में गैस बाय प्रोडक्ट हो यानी गैसियस बाय प्रोडक्ट होती है, जिन रिएक्शंस में, वो अच्छे रिएक्शंस होते हैं। और वो अच्छे इसलिए होते हैं कि उन रिएक्शंस की एंट्रोपी बहुत हाई होती है। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस जो होती है ना, यानी आप कम मॉलिक्यूल से अगर ज्यादा मॉलिक्यूल हासिल कर रहे हैं, रिएक्टेंट में आप कम मॉलिक्यूल लें और प्रोडक्ट में ज्यादा मॉलिक्यूल लें, तो उसका मतलब है एंट्रोपी बढ़ गई। अच्छा, और फिर गैसियस बाय प्रोडक्ट की खास बात यह है कि क्योंकि गैस तो एस्केप कर जाएगी, इवैल्यूएट कर जाएगी, तो इस तरह ये रिएक्शन बहुत अच्छा इरिवर्सिबल होगा, वापस रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगा, और ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट देगा। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात, नाइट्रो, एक तो गैस का निकलना रिएक्शन के लिए बहुत फिजिबल होता है, अच्छा होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या दूसरी कोई और गैस हो, HCl गैसियस फॉर्म में निकले या इवन वाटर निकले स्टीम के फॉर्म में अगर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि नाइट्रोजन गैस इज द वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये मैंने आपको दफा बात बताई भी थी। तो नाइट्रोजन गैस का निकलना तो बहुत अच्छा है इस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए। आखिरी रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, विटिक रिएक्शन। ये जरा तवज्जो से पढ़िएगा। जी जी पूछे सर। यहाँ पे जो OH है वो नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसको क्यों निकाल रहा है? ये कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता? ये नाइट्रोजन गैस की वजह से हो रहा है ऐसा? बिल्कुल, ये आपने सवाल भी खुद किया, जवाब भी आपने खुद दे दिया। अगर आपको याद हो, मैंने लफ्ज कहा था वियर्ड, अजीब सा, इसीलिए मैंने उसको अजीब सा कहा था कि जो आप लोग किताबों में मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन जो है ना बड़ा वियर्ड होता है, लेकिन इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो नाइट्रोजन गैस की स्केप है, नाइट्रोजन गैस का निकलना है। अगर आप ये वाला H निकालेंगे जो आप कहना चाह रही हैं, मैं समझ गया आपकी बात, ये वाला, तो हमें नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स ये है इसका। भाई ये रिएक्शन विटिक रिएक्शन है, ये बहुत तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि आपकी जो आइको की प्रॉब्लम्स है ना उसमें ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा। आज ही मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ऐसे ही अपनी टाइम पास करने के लिए, तो उसमें भी ये यूज हुआ था। ठीक है, तो ये आप लाजमी देखें तवज्जो के साथ। और मैं आपको अनकरीब, अभी तो खैर नहीं, अगले लेक्चर में तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा। उसके बाद प्रोबेबली मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, जो मैंने बहुत अरसे से होल्ड करके रखी हुई है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही कनेक्ट होंगी आपकी प्रॉब्लम्स। फिर हम इंशाल्लाह ताला आपके आइको की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यानी अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, फिर हम एक दफा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मेरा अगला लेक्चर कार्बोक्सिलिक का होगा, उससे अगला स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, फिर उससे अगला मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी सॉल्व होना। ठीक है, जो हमने इतने अरसे से इतनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग की है, अब चेक करेंगे कि क्या वाकई इस काबिल हो गए हैं हम कि हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या नहीं कर सके। एनीवेज, विटिक रिएक्शन को हम विटिक ऑलिफिनेशन भी कहते हैं, और ये जब लफ्ज ऑलिफिनेशन कहा गया है तो आप समझ जाएं ऑलिफिन बन रहा होगा, जब तो ऑलिफिनेशन कह रहे हैं। तो कार्बोनाइल ऑलिफिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एल्कीन में, ऑलिफिन मतलब एल्कीन। अब वो कैसे होगा? कार्बोनाइल तो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी आएगी, और ऐसी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी जिसमें कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होगा, जैसे यहाँ पे है C पे नेगेटिव चार्ज है, फिर वही कार्बन आकर ऑक्सीजन को रिप्लेस करके लग जाएगा। तो आप ये देखिए C के साथ R डबल प्राइम और R डबल प्राइम, यानी ये जो स्पीशी लगी हुई राइट हैंड साइड पे ब्लू मॉलिक्यूल में, ये यहाँ आगे चिपक जाएगी ऑक्सीजन के बदले, और ये एल्कीन बन जाएगा, एल्डिहाइड एक कीटोन से एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ब्लू वाली पूरी, इसको यिलिड कहते हैं, YLIDE। यिलिड का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डायपोलर स्पीशी।
क्या मतलब, ऐसी स्पीशीज जो ओवरऑल तो न्यूट्रल होती है, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस मतलब न्यूट्रल हो गया, लेकिन उसमें 1 प्लस और 1 माइनस चार्ज होता है, वो भी एडजेसेंट एटम्स पे, यानी C पे नेगेटिव, P पे पॉजिटिव। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी मखसूस एटम पे प्लस चार्ज हो और उसके बिल्कुल एडजेसेंट एटम पे माइनस चार्ज हो, यानी अपोजिट चार्जेस हो एडजेसेंट एटम्स पे, और मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, तो उसको यीलिड कहते हैं। अब चूंकि ये फास्फोरस के साथ है तो उसको फास्फोरस यीलिड कह रहे हैं, सल्फर के साथ भी होता है, उसको सल्फर यीलिड कहेंगे। आप यीलिड का टॉपिक गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट इस वक्त फास्फोरस यीलिड के पढ़ने में, और साथ में ये ग्रीन वाली प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिलेगी। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन पहले हम यीलिड बनाने का तरीका देख लें। देखिए यीलिड ये है जो अभी हमने बात की थी, यीलिड की 2 टॉटोमेरिक फॉर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और यीलिड बनती कैसे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यानी फास्फोरस है और 3 फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए, इसने सीधा सीधा अटैक किया किसी भी हेलो एल्केन पे और हेलोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये सीधा सीधा SN2 रिएक्शन है। जी एक मिनट आयशा जुनेद, एक मिनट, सीधा सीधा SN2 सब्स्टिट्यूशन है, यानी न्यूक्लियोफाइल आया बैक साइड से, इसने इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया और लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये आपको एक इंटरमीडिएट मिला। अगर आप कोई बेस लेकर, स्ट्रॉन्ग बेस लेकर इस H को रिमूव कर दें तो C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फास्फोरस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और दोनों एडजेसेंट हो गए, तो इसको यीलिड कहते हैं। अच्छा, ये H एसिडिक क्यों है? इसलिए कि ये नेगेटिव चार्ज यहां कोलैप्स करके डबल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि फास्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, फास्फोरस लोअर पीरियड का होता है, तो उसके पास बहुत ऑर्बिटल मौजूद है खाली, तो ये यीलिड कहलाता है। जी आयशा जुनेद या लाइबा आमिर, सर ये जो आपने फर्स्ट वाले उसमें बोला था कि ये दोनों टोटोमेरिक फॉर्म्स हैं, टोटोमेरिक फॉर्म्स कैसे? नहीं टोटोमेरिक नहीं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स है, डीलोकलाइजेशन फॉर्म है। अगर मैंने टोटोमेरिक कहा तो अपोलॉजी, ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जिस तरह एसाइलियम आइन की थी ना, लीनियर और एंगुलर एसाइलियम आइन की, आपको याद होगा, ये उसी तरह की फॉर्म्स है। टोटोमेरिक अगर मैंने बोला तो वो स्लिप ऑफ टंग होगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर ये जो P पे पॉजिटिव साइन है, तो सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो क्यों कर रहे हैं? आप नहीं करें, आप इस फॉर्म में लिख दें, ये रहा, ये पहले ये तो दिखाया कि ये 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, यहां पे नहीं दिखाया ना, ये नेगेटिव यहां पे अगर बॉन्ड कर लेगा तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा, अब आप अगर ये क्वेश्चन करना चाहिए कि होगा तो ये, लेकिन फिर आप इसको दिखा ऐसा क्यों रहे, तो वी वांट टू मेक यू एन इंप्रेशन दैट दिस कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक, ये वाली कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है। अगर मैं न्यूट्रल फॉर्म में दिखाऊंगा ना इस फॉर्म में, तो इससे ये इंप्रेशन नहीं मिल पाएगा। मतलब हमें तो पता है बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट, लेकिन आप एज अ बिगिनर स्ट्रगल कर सकते हैं ये सोचने में कि सर ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कैसे हो सकता है, ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है अगर आपको इसको इस फॉर्म में लिख दें। तो आप लोगों को ये तासुर देने के लिए कि ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। हमसे मतलब है राइटर्स, बुक्स के जो भी होते हैं। ठीक है सर, ये लाइट होने के लिए नेसेसरी है कि चार्जेस जो वो ऑपोजिट एडजेसेंट कार्बन पे ही हो और जी, एडजेसेंट एटम्स पे ही हो? जी जी बिल्कुल जरूरी है, एडजेसेंट पे होना जरूरी है, एडजेसेंट पे होना जरूरी है। अगर बीच में एक कार्बन की भी स्पेसिंग आ गई या एक एटम की भी स्पेसिंग आ गई, यानी ऑल्टरनेट हो गया इन केस, या और दूर हो गया, तो वो यीलिड नहीं कहलाएगा, उसको ज़्यूटेराइन कहते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आपने अमीनो एसिड्स पढ़े होंगे, वहां ज़्यूटेराइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ज़्यूटेराइन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिमूव होके अमीनो के साथ लग जाता है, जो कि बीटा पोजीशन पे होता है ज्यादातर, बीटा अमीनो एसिड। तो अमोनियम आइन होता है, कार्बोक्सिलेट होता है, ये ज़्यूटेराइन कहलाता है। ज़्यूटेराइन में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट नहीं होते, तो अगर प्लस माइनस एडजेसेंट होंगे तो यीलिड कहलाएगा, और अगर नॉन एडजेसेंट होंगे तो ज़्यूटर आइन कहलाएगा। एक और भी होता है, उसको बीटेन कहते हैं, BETAINE, बीटेन, वो फिर कुछ और होता है,
मैं वो नहीं बता रहा, लेकिन नाम जान के बता दिया, आप चाहे तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही वास्ट है, एंड व्हेन यू नो द टर्म्स यू एंजॉय अ लॉट। ओके, तो अब रिएक्शन देखते हैं। नहीं, ये तो दोबारा यील्ड बनाने का तरीका बताया, सॉरी। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ने मिथाइल पे अटैक किया, ब्रोमीन डिस्प्लेस कर दिया, ये बन गया। अच्छा, C6H6 बेंजीन है और ये सॉल्वेंट के तौर पे लिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक बेस लेकर आया जैसे कि फिनाइल लिथियम, ये फिनाइल लिथियम है ना। इसने इस H को निकाला, मिथाइल के एक H को निकाला और ये यील्ड बना दिया। तो ये तो यील्ड बनाना सिखा रहे हैं। चले खैर, यील्ड बनाना तो एक अलग चीज थी। अब आते हैं अपने मैकेनिज्म पे, वापस रिकॉल करें, क्योंकि ऐसा हो रहा हो कि आप भूल गए हो। कार्बोनाइल और यील्ड मिलते हैं तो एल्कीन बनता है, ठीक है, यही बात हुई थी ना। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं यहां से। हाँ भाई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करेगा। शाबाश, वेरी गुड। यहां तक तो बात ठीक थी जो आपने बोली, लेकिन यहां से फर्क डिफरेंस ये आ रहा है, ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक थी तो आपने यहां अटैक कर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये फास्फोरस इलेक्ट्रोफिलिक है, तो फौरन ये जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है ये भी तो इस पे अटैक कर सकती है। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले जब आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया है कार्बोनाइल पे, तो उस न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रोफिलिक साइड नहीं होती थी, अब है। तो इसलिए ये दोनों खुश हैं, ये इस पे अटैक करके और ये इस पे अटैक करके। आपको वक्ती तौर पे टेम्परेरीली एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, इंटरमीडिएट मिलेगा, सॉरी, जो कि 4 मेंबर्ड होगा साइक्लिक, और इसका नाम होता है ऑक्साफॉस्फेटेन, ठीक है। और देख ले 4 मेंबर्ड कैसे बन रहा है। सी का नया बॉन्ड बना, ये वाला सीसी बॉन्ड, और ओपी का नया बॉन्ड बना, और ये सीपी का बॉन्ड यानी कार्बन फास्फोरस का पहले से मौजूद था, और ये पाई बॉन्ड टूटा है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, अब ये चूंकि ये इंटरमीडिएट बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग आपको पता है वैसी रिएक्टिव होता है। क्या रीजन है 4 मेंबर्ड रिंग रिएक्टिव होने का, अनस्टेबल होने का? मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं। रिंग स्ट्रेन होता है उसमें। वेरी गुड, रिंग स्ट्रेन होता है। रिंग स्ट्रेन 2 किस्म के होते हैं, एंगल स्ट्रेन और एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। हाँ, टॉर्शनल या एक्लिप्सिंग एक ही बात है। तो ये दोनों स्ट्रेन इसमें होते हैं। एंगल स्ट्रेन 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल 90 है, होना 109 चाहिए, तो ये एंगल स्ट्रेन आ गया। और टॉर्शनल स्ट्रेन इसलिए कि एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन आ जाती है। तो अच्छा, ये तो एक रीजन हो गया 4 मेंबर्ड रिंग का, यानी साइक्लोब्यूटेन या जो भी है 4 मेंबर्ड रिंग का अनस्टेबल होने का। दूसरा, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, तो इतने बड़े एटम को, क्योंकि फास्फोरस लोअर पीरियड का मेंबर होता है ना, नाइट्रोजन के नीचे होता है, तो इतने बड़े एटम को आप इतने छोटे से रिंग में जबरदस्ती फिट करके बैठे हुए हैं, तो ये तो वैसे ही चाहता है कि मैं यहां से निकल जाऊं, क्योंकि ये ज्यादा अरसे यहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका साइज बड़ा है और आपने इसको अच्छी से रिंग में बिठा दिया है, तो ये फौरन रिंग ओपन हो जाएगा। और आप एरोस की डायरेक्शन देख ले, पीओ डबल बॉन्ड बनेगा, यानी ये सिग्मा बॉन्ड यहां कोलैप्स करेगा तो पीओ डबल बॉन्ड बनेगा, जिसको फॉस्फीन बॉन्ड कहते हैं, और सीसी डबल बॉन्ड बनेगा। तो हमें हमारी मतलब की प्रोडक्ट एल्कीन मिल जाएगी और ये मिल जाएगा। इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है? जी, जी स्टूडेंट्स। सर मे बी जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड, शाबाश। इसलिए कि ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन रहा है ना, इसमें एक बॉन्ड है फास्फोरस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये वाला। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, अब डबल बॉन्ड से मेरा मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हम आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी आप जानते हैं, जिसको इमीन कहते हैं। और क्या होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर भी होता है, ठीक है ना। यानी कोई भी 2 एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बना ले जहां बन सकता है। उन तमाम डबल बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डबल बॉन्ड फास्फोरस और ऑक्सीजन का होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फास्फोरस और ऑक्सीजन का होता है, तो इसलिए बहुत स्टेबल है और यही स्टेशन की ड्राइविंग फोर्स है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है?
ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। नहीं, ये कोई फ्लोरीन लिख रहा है, मोहम्मद अली फ्रॉम कहोटा लिख रहे हैं फ्लोरीन F2 नहीं, CH लिख रहे हैं एमन नंबर नहीं, सोडियम कार्बन 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 भी नहीं होता। मैं आपको आंसर शायद बता देता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप लोग उस आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक है, इसलिए मैं बता देता हूं। सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड, सिलिकॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड SiF, ठीक है। तो मुझे मालूम था आप शायद नहीं पहुंच पाए इस आंसर तक, क्योंकि बिल्कुल ही एक अलग ही बात है। तो ये फैक्ट सर याद ये रख, पता कैसे चलता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ, बॉन्ड मतलब उसका क्या क्राइटेरिया किस क्या चीज से है? हाँ कंसीडर मैं, करते हैं? ये बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट होती है इनकी, और इस तरह पता चलता है। और बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, वही वाली बात, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से आराम से, गॉसियन सॉफ्टवेयर होता है एक बहुत अच्छा, श्रोडिंगर भी होता है गॉसियन, लेकिन ज्यादा रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर है, मैं प्रैक्टिस मेरी यूज करने की बहुत है इसको, तो उससे भी आप मालूम कर सकते हैं किस तरह किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है ब्रेक होने के बाद, तो वो स्टेबल होगा। जी मोहम्मद उस्मान। सर आपने बोला कि अभी तक कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं हुआ जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी हो, मतलब स्लाइड पॉजिटिव भी ना हो ना? नहीं, मैंने ही बोला था, मैं अपनी बात को पहले मेरी बात सुन ले। अब तक हमने कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल यूज नहीं किया जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी मौजूद हो साइमल्टेनियसली। अब सवाल पूछें आप। सही, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको पहले आंसर दे दिया, मुझे पता था आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऐसा हो जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट भी मौजूद हो, वो यही पहली एग्जाम्पल है यूनिट की। एनीवेज, आपने ये विटिक रिएक्शन कर लिया। तो ध्यान में रखिएगा, इस मैकेनिज्म में इतना ज्यादा मत डूब जाइएगा कि आप असल प्रोडक्ट भूल जाएं। कार्बोनाइल ओलेफिन में कन्वर्ट हुआ है, कार्बोनाइल का ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यूनिट की कार्बन वाली जो साइट है वो आके चिपक गई है, ठीक है। अब देखें हाउ टू प्लान एमिटिक सिंथेसिस। आपको ये मॉलिक्यूल बनाना है विटिक रिएक्शन के थ्रू। आप बताएं मैं क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल लूं। कोई एजुकेशनल गैस, लॉजिकल गैस? डबल बॉन्ड तोड़े और सर जो रिंग है उस पे कार्बोनाइल लगा दें और जो चेन है उसमें कार्बोनाइल करते हैं ना? फास्फोरस के साथ। हाँ वेरी गुड, शाबाश। यहां से डिस्कनेक्शन करते हैं। अब देखें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इस लेफ्ट वाले फ्रेगमेंट को कार्बोनाइल कर दें और राइट वाले फ्रेगमेंट को येलिड बना दें, यानी न्यूक्लियोफाइल कर दें, ठीक है। सही है, समझ में आ रही है बात? जब इसको काटेंगे, इसको कार्बोनाइल बना दें, इसको येलिड बना दें, तो ये वाली कार्बन इस ऑक्सीजन को के पास आ जाएगी और कंडेंस होकर ये बना लेगी। और ये येलिड कहां से मिलेगा, कैसे बनेगा? ये करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन से मिलेगा। देखिए ये कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाली यूनिट 4 कार्बन वाली अल्काइल हैलाइड से मिलेगी आपको। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और बाद में बेस इस कार्बन का एक H रिमूव करेगी और ये यीलिड मिलेगा। फिर ये यीलिड इस कार्बन से इस पे अटैक करेगा कार्बोनाइल पे, बदले में ऑक्सीजन इस फास्फोरस पे अटैक करेगा और ये ऑक्सा फॉस्फेटेन रिंग यानी 4 मेंबर्ड रिंग मिलेगा और उसकी ब्रेकेज से आपको ओलेफिन मिल जाएगा, ये वाला। दूसरा रूट क्या हो सकता है, उल्टा, बजाय लेफ्ट वाले फ्रेगमेंट को कार्बोनाइल और राइट वाले को यीलिड कहा जाए, आप वाइस वर्सा कर दें, लेफ्ट वाले को यीलिड कह दें और राइट वाले को कार्बोनाइल कह दें, यानी ये कार्बोनाइल कहेंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये ब्यूटेनल हो जाएगा और ये यीलिड। और ये यीलिड कैसे मिलेगा, आप PPH3 को रिमूव करके ब्रोमीन लगा दें यहाँ पे। तो ये आपके पास दो रूट्स हैं, क्या ख्याल है? अब आप मुझे बता सकते हैं कौन सा रूट बेहतर है? दोनों से प्रोडक्ट मिल जाएगी, लेकिन बेहतर कौन सा रूट है? सेकंड वाला, बिकॉज उसमें एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेकंड वाला, आप ठीक है, आप एल्डिहाइड की रिस्पेक्ट से तो देख रही हैं इसको, लेकिन आप इसी अपनी बात को न्यूक्लियोफाइल की रिस्पेक्ट से देखें।
ये न्यूक्लियोफाइल है यिलिड, और ये न्यूक्लियोफाइल है। ये यिलिड इससे बना है, ये यिलिड इससे बना है। चले पहले हम ना रूट्स की सिंथेसिस देख लेते हैं, फिर बताएंगे कि कौन सा रूट बेहतर है। रूट 1 क्या है, यानी ये रूट 1 रिकॉल कर लें, ग्रीन वाला है। PPH3 ने इस कार्बन पर अटैक किया, ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया, और फिर ब्यूटाइल लिथियम ये बेस है, इसने अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये आपका यिलिड बन गया। इस यिलिड ने इस साइक्लोहेक्सेनोन के साथ रिएक्ट करके ये ओलेफिन बना दिया। ये रूट 1 है। रूट 2 देखें, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड पे अटैक हुआ PPH3 का, और आपको ये इंटरमीडिएट मिला, और ये वाला अल्फा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ ब्यूटाइल लिथियम से, तो ये यिलिड मिला। ये यिलिड ने इसके साथ कंडेंस करके ये बना दिया। अच्छा, यहाँ पे तो उन्होंने क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे खुद जवाब देना पड़ेगा कौन सा रूट बेहतर है। चलिए, मैं समझा कि यहाँ आंसर मौजूद है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिस्पेक्ट से तो आप कह रही हैं कि एल्डिहाइड वाला बेहतर है, लेकिन देखें आप अगर दूसरे एंगल से सोचें तो इस PPH3 के सामने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और इस PPH3 के सामने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो कौन सब्स्टिट्यूशन एफिशिएंटली करेगा? क्योंकि होनी SN2 है, तो SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे अच्छी होती है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे? प्राइमरी पे, क्योंकि लेस हिंडर्ड होता है ना प्राइमरी। SN2 में एक ही वक्त में न्यूक्लियोफाइल भी आता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक भी होता है। जब भी तो ये जो SN2 में लव्स 2 है, नंबर 2 है, ये बायोमोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये वाला रूट बेहतर है, रूट 1, क्योंकि रूट 1 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे PPH3 अटैक करके यिलिड बनाएगा, जबकि रूट 2 में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे PPH3 अटैक करके यिलिड बनाएगा। और यिलिड अगर बन जाएगा ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन में इतना मसला नहीं है। हालांकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, आप सही कह रही हैं, लेकिन बहरहाल कीटोन भी इतना बुरा नहीं होता, और फिर यिलिड अच्छा खासा रिएक्टिव होता है। तो ये एक रीजन है, लेकिन ये कोई बहुत डिफरेंस नहीं है रूट 1 रूट 2 में, दोनों ही एफिशिएंटली काम करेंगे। क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बेहतर तो होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल चूंकि बड़ा अच्छा है, फॉस्फोरस देखिए जितना लोअर द पीरियड आप जाएंगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियोफाइल तो अच्छा है, तो ये कंपनसेट कर लेगा, चाहे इसके सामने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो या सेकेंडरी, दोनों के साथ एफिशिएंटली काम करता है। तो बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, रूट 1 रूट 2 बोथ आर बेटर। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए कि एक बताएं, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा रूट 1 बेहतर होगा रूट 2 के मुकाबले में। खैर, आखिरी काम, सेकंड लास्ट काम, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले सॉल्ट मिलेगा, फिर वर्कअप होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये तो हम बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। मैकेनिज्म ना उस वक्त डिस्कस किया था, ना आप डिस्कस करेंगे। बस ये याद रखें कि MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आखिरी काम, बस इसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी, बायर विलीगर ऑक्सीडेशन, BV ऑक्सीडेशन। गौर से देखें, कीटोन कन्वर्ट हो गया ईस्टर में। ईस्टर के लिए ये वाला नीला वाला ऑक्सीजन ये दिया पर एसिड ने, ठीक है, ये पर एसिड है, ठीक है, दोबारा देख लें गौर से, ये पर एसिड है। मैकेनिज्म देखते हैं, देखिए वही सबसे पहले काम, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, प्रोटोनेशन होगी अगर एसिड मौजूद है तो, ये हो गई प्रोटोनेशन। कार्बोनाइल की प्रोटोनेशन इसलिए होती है कि कार्बोनाइल कार्बन मजीद इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए, और फिर इसके बाद जो अभी अभी कॉन्जुगेट बेस मिली है पर एसिड की, यानी परऑक्साइड एनाइन, एसाइल परऑक्साइड, ये एसाइल परऑक्साइड अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, और हमें ये वाला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, यहां से रीअरेंजमेंट होगी, ये सिग्मा बॉन्ड यानी H यहां से रिमूव होगा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बोनाइल पे, और डबल बॉन्ड आएगा ना, तो ये जो R डबल प्राइम है, ये R डबल प्राइम, ये 1-2 माइग्रेशन करेगा, यानी ये जो इस वक्त कार्बन से अटैच है ये ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा। यानी ये देखें, ये R डबल प्राइम जो है, सॉरी सिंगल प्राइम, ये इस वक्त कार्बन से अटैच था, अभी ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड यहां कोलैप्स करेगा, R प्राइम जो है इस ऑक्सीजन में मूव करेगा, बदले में O बॉन्ड टूटेगा क्योंकि वीक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, और हमें ईस्टर मिल जाएगा कीटोन से। तो ईस्टर में O जो है ये परऑक्साइड ने हमें डिलीवर किया है। जी आयशा जुनैद। सर ये जो पर एसिड है उसमें जो थर्ड ऑक्सीजन है वो
वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है ना, जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही, ये वाली ऑक्सीजन ये तो इलेक्ट्रोफाइल होती है। हाँ सही कहा आपने। तो जो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है वो उस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक करता? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूं कि चूंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है, ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बने हुए हैं, अगर आप कार्बोनाइल के ऑक्सीजन से इस पे अटैक दिखा देंगी तो 3 ऑक्सीजन लगातार हो जाएंगे। हम 2 से खुश नहीं है, आप 3 लेकर आ रही हैं। अगर आपको याद हो, हमने ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन पढ़ा था। पहला स्टेप जो था 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यानी जो ओजोन था उसने एल्कीन के साथ प्राइमरी ओजोनाइड बनाया था, 3 ऑक्सीजन लगातार आए थे और वो फौरन कोलैप्स करा था सेकेंडरी ओजोनाइड के अंदर, ताकि 3 ऑक्सीजन की जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए 3 ऑक्सीजन एक साथ नहीं होते, ठीक है, बहुत अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए कंपैटिबिलिटी नहीं होगी इसकी। वेलकम। तो कीटोन से एस्टर बन जाएगा, इसको कहते हैं बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो ये हमने पढ़ लिया। अब है समरी, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। मुझे प्रोडक्ट बताते रहे। प्राइमरी अमीन एसिडिक एसिड के अंदर यानी एसिडिक मीडियम में कीटोन या एल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा? इमाइन। इमीन, इमीन IMINE, इमीन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन रिप्लेस कर जाएगा NR प्राइम से। अगर सेकेंडरी अमीन होगी ये लिखी हुई तो क्या बनेगा? इनमाइन। इनमाइन। ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्ट्रक्चर भी देखें, ये ना हो कि खाली आपको नाम रटे हो और स्ट्रक्चर आपको पता ही ना बनता कैसे बनता है। तो ये स्ट्रक्चर भी देखें और कन्विंस करें अपने आप को कि ये ऐसे ही बनेगा। हाइड्रोक्सिल अमीन होगा तो ऑक्साइम। ऑक्साइम, ऑक्साइम NOH। हाइड्रोजीन होगा तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन हाइड्रोजन। ये बनेगा। गुड। अच्छा, अगर हाइड्रोजीन हो और सेकंड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो क्या होगा? एल्केन बन जाएगा। एल्केन बन जाएगा। इसको कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, अब गौर से देखिएगा। अगर बोले, पूछे नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अगर हाइड्रोजीन अकेला इस्तेमाल हो रहा है ना तो हाइड्रोजोन बनता है, और अगर सेकंड स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट और वाटर हो तो वो हाइड्रोजोन क्लीव कर जाता है और एल्केन बनता है। ये जहन में रखिएगा। ये ना हो कि आप बस जल्दी में सिर्फ हाइड्रोजीन देख के समझे वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो रहा है। वुल्फ किश्नर के लिए शर्त है कि वो जो हाइड्रोजोन बना है उसको आप बेस से हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करें ताकि करस्पॉन्डिंग एल्केन बन जाए, यानी डीऑक्सीजनेशन हो जाए ओवरऑल। क्या बनेगा अगर KMnO4 से आप इसको ट्रीट करते हैं अल्कलाइन मीडियम के अंदर, और ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक, और ये काम सिर्फ एल्डिहाइड के केस में होगा, कीटोन के केस में नहीं होगा। कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, कीटोन KMnO4 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। और अगर आप जबरदस्ती हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CC बॉन्ड कार्बोनाइल और अल्फा कार्बन का, और आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी। अगर आप पर एसिड यूज करते हैं, ईस्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक पर एसिड आपने यूज किया था, उसका नाम था MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, याद आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब है अगर एल्कीन पे आपने पर एसिड यूज किया तो क्या बनेगा? एल्कीन प्लस MCPBA, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड, अल्कोहल। इपॉक्साइड। एल्कीन प्लस MCPBA इपॉक्साइड बनता है। ये आपने किया तो है, एल्कीन की रिएक्शन में हमने पढ़ा था। अब हमने नई चीज पढ़ी, कीटोन प्लस MCPBA क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। वेरी गुड। तो एक ही रिएजेंट है, यानी MCPBA या परऑक्साइड जनरली कह लें। कीटोन होगा तो ईस्टर देगा, एल्कीन होगा तो इपॉक्साइड देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बल्कि 2 बातें बताऊंगा। कीटोन से MCPBA जब रिएक्ट होता है तो इपॉक्साइड बनता है, इसका नाम होता है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, जो आपने पढ़ा अभी। अगर एल्कीन MCPBA से रिएक्ट करता है और इपॉक्साइड बनाता है तो इसका भी नाम होता है, जो मैंने नहीं बताया था। इसको प्रिलीजेव रिएक्शन कहते हैं।
PRILIZHAEV, पिरिलीजेव रिएक्शन। यानी पिरिलीजेव रिएक्शन होता है एल्कीन प्लस MCPBA इज इक्वल टू इपॉक्साइड, और बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है कीटोन प्लस MCPBA इज इक्वल टू ईस्टर। ठीक है, समझ गए? जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप समझ गए ना? एक मॉलिक्यूल में एल्कीन भी मौजूद है और कीटोन भी मौजूद है, और MCPBA से आपने रिएक्ट करा दिया, तब बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगी? इपॉक्साइड और ईस्टर। ईथर और इथॉक्साइड। इपॉक्साइड और ईस्टर दोनों एक साथ नहीं बनेंगे, कोई एक बनेगा। अब बताएं। ईस्टर बन जाएगा। नहीं, इपॉक्साइड बनेगा। तो अगर, हाँ मैं बता रहा हूं, अगर एल्कीन और यानी ओलिफिन कह लें, ओलिफिन और कीटोन एक साथ मौजूद है, और अक्सर होता भी है ऐसा, कोई अनोखा मॉलिक्यूल तो नहीं है, ऐसा बहुत होते हैं, तो उसको अगर आप MCPBA से ट्रीट करेंगे तो जो एल्कीन है, क्योंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के मुकाबले में, तो इसलिए फाइनल स्ट्रक्चर भी तो देखें, वो रिंग सर बन वो तो रहा है। 3 मेंबर रिंग बिल्कुल। होगा, वो ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इपॉक्साइड रिलेटिवली अनस्टेबल होता है ईस्टर के मुकाबले में, लेकिन लेकिन एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के मुकाबले में, इसलिए एल्कीन प्रिफरेबली अटैक करता है MCPBA पे, कीटोन को मौका नहीं देता और इपॉक्साइड बना देता है। ये फैक्ट्स हैं सारे। आपकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल वैलिड है। आप कह रहे हैं सर वहां पे ईस्टर एंड प्रोडक्ट मिलेगी, यहाँ इपॉक्साइड मिलेगा, तो ईस्टर बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे मुकाबले को ना कीमो सिलेक्टिविटी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कीमो सिलेक्टिविटी इसका मतलब होता है व्हेन देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स and one functional group is more reactive than the other, it will go for the reaction. ठीक है? अच्छा, अभी एक रिएक्शन और रह गया, सॉरी, इसका बताइए, रेड वाले का। एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाएगा, और इसको कहते हैं विटिग ओलिफिनेशन रिएक्शन। ठीक है? जी सर। So that's all for today's lecture. In the next lecture we will discuss the chemistry of carboxylic acids, and then after that we will discuss the stereochemistry, about the configuration, absolute configuration R and S especially, and then we will be starting to solve our ICO preparatory problems. तो मुझे उम्मीद है उस वक्त तक आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो चुकी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम 1-2 प्रॉब्लम्स तो कर ही लेंगे। 3 प्रॉब्लम मेरा टारगेट है, लेकिन हम 2 तो एटलीस्ट कर ही लें इस कैंप के अंदर। ठीक है, बाकी फिर जब आप फिजिकली आएंगे थर्ड कैंप में हम जब करेंगे। जी जी सर आपने जो ये भी बुक दी है ना? अच्छा, 1 मिनट रुके, आई एम सॉरी उस्मान, इस लेक्चर से मुताल्लिक किसी को कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ ले, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। सर वो जो आपने अभी इपॉक्साइड और वो वाला बताया कि ईस्टर बनेगा, तो उसमें ड्राइविंग फोर्स जो है वो हम रिएक्टेंट के हिसाब से देखेंगे, प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे। जी उसमें चूंकि रिएक्टेंट के हिसाब से होगा सर मसला। ठीक है, उसमें रिएक्टेंट के हिसाब से। तो सर हम इसमें रिएक्टेंट को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देते हैं, मतलब प्रोडक्ट को क्यों नहीं देते? नहीं, यूजुअली हम प्रोडक्ट को ही देते हैं। देखें, फिर इसमें 2 बातें होती हैं। एक कहलाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशन। 2 कंडीशंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक कहलाती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, एक कहलाती है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब होता है जब आपकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल मिल रही हो। तो अगर इस एल्कीन और कीटोन साथ हों और MCPBA से आप रिएक्ट कराएं और आपको ईस्टर मिलता है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, जिसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रही है। लेकिन अगर रिएक्टेंट डिक्टेट करे तो इसको कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड में जो स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्टिविटी होती है ना, वो प्रीडोमिनेट करती है। तो ये दोनों कंडीशंस होती हैं, ये अलग अलग कंडीशंस के ऊपर ये चल रही होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा काइनेटिकली कंट्रोल्ड है और कौन सा बिल्कुल, ये इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। कंट्रोल्ड थर्मोडायनेमिकली कब होगा, काइनेटिकली कब होगा? देखिए, अगर आप किसी रिएक्शन को लॉन्गर रिएक्शन टाइम देते हैं, लंबा टाइम देते हैं, यानी ज्यादा टाइम देते हैं इसको प्रोसीड करने के लिए,
तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगी। अगर आप शॉर्टर रिएक्शन टाइम देंगे तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, और अगर आप लॉन्गर रिएक्शन टाइम देते हैं तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। एक जवाब। दूसरा, अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, और अगर आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। दो जवाब हो गए आपके, ठीक है। और कोई सवाल? तो सर जस्ट वैसे ही पूछ रही हूँ कि अगर क्या कहते हैं, हम थर्मोडायनेमिक कंट्रोल के रिस्पेक्ट से देखें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा जी, तो फिर ईस्टर बनेगा या तब इपॉक्साइड ही बनेगा? उस केस में फिर हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ ईस्टर वाली प्रोडक्ट मिलेगी, कुछ इपॉक्साइड वाली मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? सर वो एग्जामिनर टेम्परेचर बता के कंफ्यूज कर सकते हैं? नहीं है, इस लेवल पे नहीं होगा, आपके इतना एडवांस लेवल नहीं है आपका, तो इस पे नहीं करेगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, आई एम एंडिंग माय लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।